बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जी आज हमारा सीसीएनपी का लेक्चर नंबर 2 शुरू हो गया। और लेक्चर नंबर 2 मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर जो से हैं वो चैप्टर वाइज ही बनते रहे हमारे। तो हमें ये ना हो कि भाई चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, लेक्चर 1 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा हो। ठीक है, तो यानी ये चैप्टर नंबर 2 भी है आपकी बुक का। ठीक है, और आज जो हम लोग चीज पढ़ेंगे वो स्विच ऑपरेशन है। जिस तरह आपको पता है हम स्विचिंग का पेपर पढ़ रहे हैं, तो ऑपरेशन जो चैप्टर है वो भी स्विचेस के बारे में कि हाउ स्विच ऑपरेट्स। ठीक है, इतना इन डेप्थ नहीं है, इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है, मगर इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो हम आगे शुरू करते हैं कि हाउ अ स्विच वर्क। जिस तरह आप लोगों को पता है कि स्विच से पहले जो है हमारे पास हब हुआ करती थी, और ये जो सिंबल है ये डोनेट करता है यानी पॉइंट आउट करता है, ये हब है, और ये स्विच का सिंबल है, और ये हमारे जो है मल्टी लेयर स्विच का सिंबल है। तो स्विच एक्चुअली कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है उसको आज हम देखेंगे, और एक्चुअली स्विचेस ने किस चीज को एड्रेस किया है उस चीज को देखेंगे। ठीक है, हम लोगों को नॉर्मली पता है कि ये जो है CSMA CD टाइप टेक्नोलॉजी है, इथरनेट। ठीक है, कोलिजन डिटेक्शन करती है, कैरियर सेंस, मीडिया एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस या मीडिया एक्सेस कहते हैं मोस्टली। ठीक है, one host generate a frame with the error and everyone hears it is called a collision domain. Say for example अगर हम शेयर्ड मीडियम की बात करें तो पहले क्या होता था कि ये शेयर्ड मीडियम है, और इस शेयर्ड मीडियम से जो है वो कुंडी डाल के जो है यूजर कनेक्टेड होते थे। अगर किसी यूजर ने डाटा सेंड करना था तो वो नेटवर्क के ऊपर डाटा सेंड करता है, और कोई और यूजर ने भी अगर उसी टाइम ही डाटा सेंड कर दिया, तो ये जो कोलिजन होती थी इस जगह पे इज कॉल्ड अ कोलिजन डोमेन। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर जो से आर मेंबर ऑफ अ सिंगल कोलिजन डोमेन। ठीक है, कोलिजन डोमेन। अब इस चीज को ओवरकम किया स्विच ने। ठीक है, वो किस तरह ओवरकम किया वो देखते हैं। और जब हमारे पास सिंगल कोलिजन डोमेन होती थी तो क्या होता था कि एट अ टाइम एक बंदा या सेंड कर सकता है, ठीक है, नॉर्मली इसे ट्रांसमिट कहते हैं, और रिसीव कर सकता है। तो इसको क्या हमने कह दिया जी, ये हमारी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। एट अ टाइम एक ही बंदा सेंड कर सकता है और एक ही बंदा रिसीव कर सकता है। सो इससे हमारे जो आजकल की करंट एप्लीकेशंस हैं, जो बैंडविड्थ इंटेंसिव एप्लीकेशंस हैं, दे कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। उसकी रीजन क्या है कि भाई हमें फास्टर स्पीड चाहिए। हमें अभी अभी तो हमारे पास 100 Mbps कनेक्शन को भी हम कहते हैं कम है, बल्कि यूरोप में तो ISPs आपको घर के अंदर फाइबर जो से मोर देन 100 मैक्स के ऊपर दे रहे हैं। ठीक है, सो कोलिजन डोमेन। कोलिजन डोमेन स्विचेस के अंदर क्या हुआ कि स्विच की एक पोर्ट के साथ जो पीसी लगा हुआ है इज अ मेंबर ऑफ वन कोलिजन डोमेन। तो इधर कोलिजन क्या हो सकती है, या कंप्यूटर और अ स्विच एट द सेम टाइम ट्रांसमिट रिसीव कर रहे हो तो कहीं कोलिजन क्रिएट हो सकती है, पॉसिबिलिटी, हालांकि वो भी होती नहीं है। तो दूसरा स्विच, दूसरा पीसी दूसरी पोर्ट से लगा हुआ है इज द मेंबर ऑफ डिफरेंट कोलिजन डोमेन। ये डिफरेंट कोलिजन डोमेन है, ये डिफरेंट कोलिजन डोमेन है, यानी स्विच में हर पोर्ट इज अ सेपरेट कोलिजन डोमेन होगी। ठीक है, हमें पता है इथरनेट स्विच ऑपरेट एट द सेकंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। आई होप आप में से कोई मेरे से ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि OSI की लेयर 2 कौन सी होती है। ठीक है, इज अ डेटा लिंक लेयर। ठीक है, ये आज CCNP लेवल पे आपको अगर मुझे ये बात बतानी पड़े इज वेरी शेमफुल एनीवे। ठीक है, और डिसीजन किस बेस पे होता है, मैक एड्रेसेस पे। हमें पता है हमारा मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट्स का होता है, और हमारा मैक एड्रेस कुछ यूं का नजर आता है। ठीक है, इसमें 24 बिट्स जो सी हैं वो वेंडर आईडी होती है, और बाकी जो 24 बिट्स हैं वो यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, अगर आपके पास ये फर्स्ट 6 बिट्स हों तो आप गूगल करें मैक लुकअप। ठीक है, तो मैक लुकअप से आपको पता चल जाएगा कि कौन से वेंडर का मैक कार्ड लगा हुआ है। मोस्टली मैं कहाँ पे इस चीज को यूज करता हूँ कि कभी हमारे पास अगर वायरलेस के अंदर कोई मसला आ रहा है और हमने देखना है कि यार ये वायरलेस का या ये मैक एड्रेस किस चीज का है, तो मैं उस मैक एड्रेस को गूगल में लुकअप करता हूँ मैक लुकअप के अंदर, तो मुझे पता चल जाता है ये HP की प्रोडक्ट है, HP का लैंड कार्ड है या किसी और चीज का। अगर किसी और चीज का तो फिर आई गो फॉरवर्ड एंड इन्वेस्टिगेट के क्या रीजन हो सकती है। कभी कभी ये मदद कर देता है आपको मैक एड्रेस फाइंड आउट करने में, और भी मैक एड्रेस बहुत जगहों पे फाइंड आउट करने की मदद देता है, मगर उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको आज शो करूंगा, क्योंकि दीज आर द थिंग जो आपको CCNP में नहीं पढ़ाई जाती, मगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीजों को रिलेट करके आपको ढूंढनी पड़ती है। मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल बताऊंगा, इसलिए मुझे एक काम करता हूँ, मैं स्लाइड में आखिर में ना, ये मेरे ख्याल में लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल। सोलोविंस की एक प्रोडक्ट भी है, वो भी फाइंड आउट करती है, वही काम करती है। ठीक है, अच्छा, इन स्विच कोलिजन डोमेन इज वन पोर्ट। कोई भी डिवाइस एक पोर्ट के साथ लगी है, कोलिजन डोमेन है।
ठीक है, इट्स ऑल अबाउट शेयर्ड मीडियम। अगर शेयर मीडियम होगा तो फिर, मगर हमारे पास इथरनेट में क्या होता है कि 1-2 जो सी है वो ट्रांस के लिए यूज होती है और 3-6 जो सी है रिसीव के लिए, यानी ये इथरनेट में पिंस जो हमारी सिंपल इथरनेट में यूज हो रही होती है। नो शेयर मीडिया लिसन एंड स्पीक एट द सेम टाइम। अब शेयर मीडिया नहीं है, मैं अगर ट्रांस कर रहा हूँ एक टाइम पे एक पिन पे, तो दूसरे उसी टाइम पे रिसीव भी कर सकता हूँ, तो इस फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया। अब हम फास्टर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और स्विच एक और काम कर रहा होता है, इस कोल्ड एरर इन द फ्रेम आर नॉट प्रोपेगेटेड। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक स्विच था, मैंने यहाँ पे एक स्विच बना लिया, ठीक है। इस स्विच से एक साइड पे पीसी ए कनेक्टेड है और उसने पीसी बी के पास जाना है, ठीक है। एक्चुअली आज के लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, ए टू बी का। तो ए ने एक पैकेट बनाया, वो पैकेट पे सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और आखिर में एक वैल्यू डाल देता है इस कॉल्ड सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। और ये जो डाटा पैकेट है ये यहां से स्विच से गुजरता है। जब हम लेयर 2 पे किसी पैकेट को खोलते हैं हम उसे क्या कहते हैं, हमेशा फ्रेम कहते हैं, ठीक है। डाटा सेगमेंट पैकेट फ्रेम, आपको याद हो मैंने सीसीएनए के अंदर पढ़ाया था फ्रेम। तो स्विच क्या करता है, स्विच चेक दैट पैकेट फॉर द एरर्स, उसके सीआरसी चेक करता है कि रास्ते में कहीं किसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस समझ लो या किसी और वजह से वो पैकेट जो से है वो करप्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा स्विच क्या करता है, जिस तरह वो पैकेट करप्ट हो जाता है तो उसको डिस्कार्ड कर देता है। अगर करप्ट नहीं होता तो गुड फ्रेम्स को रीजनरेट करता है और फिर उनको आगे सेंड कर देता है। इसकी रीजनरेशन की एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हमने कहा हमारे इथरनेट पैकेट, ये रीजनरेट का वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये हमारा पैकेट था और ये डिजिटल फॉर्मेट में यूं ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। तो हमारा जो ये मीडिया है, ये मीडिया की लेंथ डिटरमिन करती है कि हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी रह गई है। तो हमारा स्विच उसको एज अ रिफ्रेशर के तौर पे भी काम करता है, उस सिग्नल को दोबारा डिस्ट्रॉय होने से पहले ही उसको रीजनरेट कर देता है। से फॉर एग्जांपल हमने कहा इथरनेट के ऊपर 100 मीटर से ज्यादा लेंथ हो तो हमारा जो डाटा सिग्नल है वो वीक हो जाता है, ठीक है। हमारा स्विच उसे क्या करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल को, ठीक है। जिस तरह पैकेट उसके पास पहुंचा उसका सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी या एरर चेक, आप सीआरसी ना कहो, आप उसका एरर चेक करता है। अगर वो फ्रेम गुड होता है तो उसको रीजनरेट करता है और उसको फॉरवर्ड कर देता है। इस प्रोसेस को स्टोर एंड फॉरवर्ड कहते हैं। अब जब रीजनरेशन से मुराद है कि उसको दोबारा रीबिल्ड करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे इथरनेट के ऊपर 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन नहीं होती। अगर हमारा ये स्विच इस पैकेट को या हमारे इस पैकेट जो इसके पास पहुंचता है, फ्रेम कहना चाहिए, फ्रेम को रीजनरेट नहीं करता और उसको उसी तरह आगे भेज देता है, तो से फॉर एग्जांपल इसके और इसके दरमियान 60 मीटर का डिस्टेंस था कंप्यूटर ए और स्विच के दरमियान, और इस कंप्यूटर बी और स्विच के दरमियान 70 मीटर है। 60 प्लस 70 मेरे ख्याल में 130 के करीब बन जाता है। 130 मीटर्स पे तो हमारा डाटा पैकेट ट्रेवल ही नहीं कर सकता, इसलिए हमारा स्विच उसे रीजनरेट करता है, ठीक है। तभी हम सिर्फ 1 लाख का डिस्टेंस देते हैं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये सिर्फ इथरनेट टेक्नोलॉजी में जहां मैंने आपको समझाई थी कि एक स्विच 10 बेस टी या 100 बेस टी, 100 बेस टी की अटेन्युएशन लेंथ कितनी थी, 100 मीटर्स। अगर ये 70 मीटर्स है और इस पीसी ने पीसीबी के साथ कम्युनिकेट करना है, जो पीसीबी यहाँ पे पड़ा और ये 60 मीटर्स है, तो ये मोर देन 100 मीटर्स है हो जाता है जब ये ए यहाँ से निकला स्विच से गुजर के भी। तो हमारा ये जो स्विच होता है ये इस पैकेट को रीजनरेट कर देता है, ठीक है, रिफ्रेश कर देता है, आप ये समझो, ठीक है। अगर एक बंदे ने बी तक जर्नी करना है और मैं अपने घोड़े या ऊंट के ऊपर 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं कर सकता, तो मैं 70 किलोमीटर करने के बाद रेस्ट एरिया में रुकता हूँ, रिफ्रेश होता हूँ, फिर दोबारा 60 किलोमीटर कर लेता हूँ। नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, ठीक हो गया। तो ये स्विच की एक बेसिक फंक्शनैलिटी हमने देख ली। कोलिजन डोमेन, हमारे स्विचेस में हर डिवाइस कनेक्टेड टू द स्विच पोर्ट इज अ सेपरेट कोलिजन डोमेन। तो हमारे पास सेपरेट कोलिजन डोमेन है, ये एक कोलिजन डोमेन होगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन जिस तरह की हम बात करते हैं, तो ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द स्विच आर पार्ट ऑफ अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। अगर ये पीसी ब्रॉडकास्ट करेगा तो इसकी ब्रॉडकास्ट यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, अंटिल अनलेस हमने वीलैंस बनाई हो। That's beyond the scope of this topic, today's topic. अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सीसीएनपी के टॉपिक से बाहर है। आगे चलते हैं। फॉरवर्डिंग टेबल। अच्छा, एक बात, अब जब मेरे पास स्विच के पास पैकेट पहुंचा तो होता क्या है कि एक पीसी ने दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेट करना है। हम आर्क को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम एज्यूम करते हैं कि पीसी ए के पास पीसी बी का आईपी एड्रेस भी और मैक एड्रेस भी है, ठीक है। अब पीसी ए ने जब पैकेट भेजा तो उसका सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसके अंदर डाला हुआ है,
ठीक है, ये स्विच ने इसको देखा अंदर से, ये तभी मैंने यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया हुआ है। इसने देखा इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से फॉर एग्जांपल था 1101:abcd:1102 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उसने इस मैक एड्रेस को देखा। मैक एड्रेस को देखने के बाद स्विच ने अपने पास एक टेबल है जिसे हम कहते हैं मैक टेबल, ठीक है, मैक टेबल। हम टेबल्स की टाइप पढ़ेंगे अभी आगे करके, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेबल, ठीक है, या लुकअप टेबल या मैक टेबल कहते हैं इसे, ठीक है। अब इसके अंदर देखेगा कि इसके पास इस आईपी इस मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन है या नहीं, ठीक है, इसके पास आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन है या नहीं, इट्स नॉट कंसर्न, क्योंकि ये कौन सी लेयर की डिवाइस है, लेयर 2, और लेयर 2 के ऊपर हमारे पास फ्रेम्स होते हैं जो डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेयर 3 के ऊपर हमारे पास आईपी एड्रेसेस होते हैं और हमारा ये स्विच लेयर 2 कैपेबल है, ठीक है। तो ये देखेगा अपने मैक टेबल में, अगर इसको इसके मैक टेबल में एंट्री नजर आएगी तो ये इसको फॉरवर्ड कर देगा। अगर इसको ये एंट्री नहीं मिलेगी तो ये इस पैकेट को क्या करेगा, डिस्कार्ड नहीं करेगा। इसको क्या करेगा, इस पोर्ट को छोड़ के बाकी जितनी पोर्ट इसके पास एक्टिव होंगी उन सब के पास ब्रॉडकास्ट कर देगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, सही हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात और कि स्विच जो है वो कॉन्टिन्यूस लर्निंग भी कर रहा होता है, ठीक है। लर्निंग कैसे कर रहा होता है, मैं आपको क्विकली उसकी भी एग्जांपल बता देता हूँ। ये मेरे ख्याल में मुझे एक एम्प्टी स्लाइड रखनी चाहिए थी, मैं पिछली स्लाइड पे नहीं जा सकता। ये मेरे पास स्विच, ठीक है, और इसके पास ये भी 2 पोर्ट्स हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक डिवाइस पड़ी हुई है पीसी ए और उसने पीसी बी के पास जाना है, और हम ये ज्यूम करते हैं कि स्विच के पास पीसी बी का मैक एड्रेस नहीं है। तो जैसे ही पैकेट पीसी स्विच के पास आता है, स्विच अपने मैक लुकअप के अंदर, मैक टेबल के अंदर लुकअप करता है, ठीक है, और उसके पास पीसी बी का जो मैक एड्रेस है वो नहीं होता। तो वो क्या करता है, इस पोर्ट को छोड़ के बाकी तमाम पोर्ट्स के ऊपर क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिसे हम यूनिकास्ट फ्लडिंग का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो इस पैकेट को यहाँ भी भेज देगा, यहाँ भी भेज देगा और यहाँ भी भेज देगा, मगर अपने आप को लर्निंग स्टेट में रखेगा। अब जब यहाँ पे पीसी से फॉर एग्जाम्पल पीसी सी पड़ा हुआ था, यहाँ पे पीसी डी पड़ा था, ये इन दोनों पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि वो जो पैकेट ए ने जनरेट किया था उसके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पैकेट बी पीसी बी का मैक एड्रेस था, तो सी और डी उसको डिस्कार्ड कर देंगे, मगर बी जो है उस पैकेट को प्रोसेस करेगा और उस अगर टीसीपी बेस्ड कम्युनिकेशन है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करेगा, ठीक है। जब वो उसका रिप्लाई जाएगा तो ये स्विच इसको लर्न करेगा और देखेगा कि इस पैकेट का सोर्स एड्रेस है बी, तो इसका मतलब बी साहब मेरी इस पोर्ट पे बैठे हुए हैं, से फॉर एग्जांपल इस पोर्ट का नंबर था 3, तो ये अपने पास इसको अपने पास सेव कर लेगा। ये तमाम इंफॉर्मेशन सेव होती है स्विच के अंदर इन अ मैक टेबल, ठीक है। अब अगर मैं आपको पास पैकेट ट्रेसर के अंदर लेके जाऊं, ये मेरा पैकेट ट्रेसर है, ठीक है, और इस पैकेट ट्रेसर के अंदर ना मैंने कुछ नहीं करना, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, 4 स्विचेज लगाए हुए हैं। मैं स्विच के अंदर जाता हूं और एंटर करता हूं, एनेबल करता हूं शो मैक एड्रेस डैश टेबल और एंटर किया। ये मैक एड्रेस टेबल है, अगर मैक के अंदर कोई एंट्रीज हो तो वो यहाँ पे नजर आ रही होती है, ठीक है। नॉर्मली ये रिटेन करती है एंट्रीज, ये अभी आपको वक्ती तौर पे दिखा नहीं रहा, उसकी वजह ये है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अगर कम्युनिकेशन होने लग जाए तो फिर ये आपको दिखाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने 2 डिवाइसेस को पिंग किया, मैं शो मैक एड्रेस टेबल देखूं तो देखो मुझे मैक एड्रेस बता रहा है कि ये वाला मैक एड्रेस जो सा है ये डायनेमिकली लर्न किया, मैंने खुद लर्न किया, क्योंकि मैंने पिंग भेजा, पिंग का रिप्लाई आया, ठीक है। मैंने यहाँ से अपने जब मैं इस स्विच के ऊपर लॉगिन हुआ, इसके पास कोई एंट्री नहीं थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एंट्री बाय डिफॉल्ट जो सी है 300 सेकेंड्स के लिए स्टोर होती है। 300 सेकेंड्स तक अगर कम्युनिकेशन ना हो रही हो तो वो भूल जाता है स्विच, क्योंकि स्विच को क्या जरूरत है इतनी देर रखने की अपने पास इंफॉर्मेशन। तो जिस तरह ही मैंने पिंग किया यहाँ पे, तो हुआ क्या कि जिस तरह ही मेरे पैकेट ये स्विच ने का पैकेट जो सा है डेस्टिनेशन में मैक एड्रेस के साथ किसी पीसी की तरफ गया, तो वो पीसी की इंफॉर्मेशन या उस मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन इसके मैक टेबल में नहीं थी, इसने ब्रॉडकास्ट कर दी। उसने पैकेट यहाँ भी भेजा, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, इन 4 जगहों पे भेज दिया, ठीक है। जिस तरह इन 4 जगहों पे पैकेट भेजा, जिस तरह रिप्लाई आया, तो स्विच ने लर्न कर लिया कि ये मैक एड्रेस मेरी पोर्ट नंबर 1 पे लगा हुआ है और ये मैक एड्रेस मेरी पोर्ट नंबर 4 पे लगा हुआ है। अब इससे एक ट्रबल शूटिंग बहुत आसान हो जाती है। अगर आप नेटवर्क टीम में हो और आपकी सपोर्ट की टीम आपको कॉल करती है और कहती है सर ये वाला पीसी जो है हमें मिल नहीं रहा कि कहाँ पे लगा हुआ है, तो आप उसको पिंग करते हो। पिंग करने के बाद आपके पास उसका आईपी एड्रेस होता है, तो आप उसे पिंग करते हो, पिंग हो जाता है, आप उस बंदे को कहते हैं यार मुझे इसका मैक एड्रेस दो,
आपको जिस तरह ही मैक एड्रेस मिल जाता है तो आप क्या करोगे कि आप उस मैक एड्रेस को इस टेबल के अंदर सर्च करोगे। ठीक है, जिस तरह ही आपको वो सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा कि वो किस पोर्ट के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैक एड्रेस था, मुझे मैक एड्रेस मिल गया। अब मैंने ये मालूम करना है ये मेरे स्विच के किस पोर्ट पे लगा। अब स्विच के ऊपर इतनी सारी पोर्ट्स हैं, बजाय इसके कि मैं इन सारों को फिजिकली बारी बारी सर्च करूं, मैं करूंगा शो मैक स्पेस एड्रेस एड्रेस डैश टेबल पाइप साइन इंक्लूड, और इधर यहाँ मैं मैक एड्रेस पेस्ट कर दूंगा, एंटर करूंगा। ये पाइप साइन इंक्लूड की कमांड नहीं लेता मेरे ख्याल में। तो उसके आपको मैक एंट्री टेबल के अंदर से ये स्पेसिफिक पोर्ट आ जाएगी, तो आपको पता चलेगी यार ये पोर्ट नंबर 4 पे लगा हुआ है आपका स्विच। आपके जो पीसी है ये मेरे स्विच की पोर्ट नंबर 4 पे लगा हुआ है। तो इससे आपको वो कैबिनेट के अंदर जो बहुत बड़ा मैश बना हुआ है उस मैश से जान छूट जाएगी। आप मोस्टली कुछ केबल्स आप इस तरह ट्रेस कर सकते हो, मगर इसकी अपनी एक लिमिटेशंस है। तो इस तरह अगर आपको कभी किसी पीसी का आईपी एड्रेस पता हो और आपने मालूम करना हो कि वो मेरे स्विच की किस पोर्ट पे लगा हुआ है, तो यू कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, मगर जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो लिमिटेशंस एज वी ग्रो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, या जिस तरह मैंने अपनी स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है तो मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा। ठीक हो गया, तो हमें ये पता चल गया ये पोर्ट नंबर 4 के ऊपर लगा हुआ है। अगर मैं पोर्ट नंबर 4 को डिस्कनेक्ट कर दूं तो मुझे ये आईपी एड्रेस पिंग होना बंद हो जाएगा। अब मगर उसके लिए आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मैक एड्रेस पता होता है या आईपी एड्रेस पता होता है, आपको मैक नहीं पता होता, तो उसके लिए आप शो आपकी कमांड करें तो ये देखिए आपके पास तमाम आर्प एंट्रीज आ रही हैं। ठीक है, और मैंने कहा कि मैंने जो सा है कौन से आईपी एड्रेस को पिंग करना है, मैंने कहा मैंने इस आईपी एड्रेस को पिंग किया तो मुझे ये मैक एड्रेस मिल गया। ठीक है, अब मैंने ये मालूम करना है ये मैक एड्रेस कहाँ जाता है। ठीक है, कौन सी पोर्ट से कनेक्टेड है, तो मैं पिंग 1.1.1.111 करूंगा, ये पिंग हो रहा है। ठीक है, फिर मैं शो मैक एड्रेस डैश टेबल और पाइप साइन इंक्लूड और ये कमांड लगा दूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो ये मेरा मैक एड्रेस जो है कंपेयर हो जाएगा। मगर ये मेरे ख्याल में पैकेट ट्रेसर की लिमिटेशन है, वो आपको दिखाता नहीं है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको हमारा भी इतना नेटवर्क बड़ा नहीं है तो मैं मैक एड्रेस टेबल करूंगा। हम 54A0 देख रहे थे, 54A0 मेरी पोर्ट नंबर 3 पे लगा हुआ। ठीक है, तो मैं अगर स्विच की पोर्ट नंबर 3 जो सा जाके डिसेबल कर दूंगा तो मैं इसको पिंग नहीं कर सकता। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। config t इंटरफेस fa0/3 शट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बैठ के अगर मैं पिंग करूं, कौन सा आईपी एड्रेस पिंग कर रहा था मैं भी भूल गया। ठीक है, पिंग होना बंद हो गया। उसकी वजह यह है कि पोर्ट नंबर 3 के ऊपर लगा हुआ था, हमने उसको मैक एड्रेस भी देखा और हमने उसको सर्च आउट कर लिया। एनीवे, बैक टू द स्लाइड्स। तो हमें यहाँ से रफली अंदाजा हो गया कि हमारा स्विच कैसे काम करता है। स्विच के पास मैक टेबल के अंदर ये तमाम एंट्रीज पड़ी हुई होती हैं, और जिस तरह ही स्विच के पास कोई ऐसा पैकेट आता है जिसकी मैक एंट्री उसके पास नहीं होती, तो वो जिस पोर्ट से उसने रिसीव किया था उसको छोड़ के बाकी तमाम पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब जिस तरह हम CCNP कर रहे हैं तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको मजीद कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट समझाऊं, मगर हम उसके ऊपर थोड़ी देर में जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में जब हम स्विचिंग को फर्दर पढ़ेंगे फिर उसके अंदर आ जाएगा। मुझे जरा इंक सेलेक्ट कर लेना रेड कलर की दोबारा। अब देखें ये थोड़ी ना ब्लॉक टाइप की पिक्चर है, cisco.com की वेबसाइट से मैंने ली है, आपकी बुक के अंदर भी है, कि आपको एक पैकेट रिसीव हुआ। ठीक है, ये आपका स्विच है, ये सारे का सारा आपका स्विच है। ठीक है, ये यहाँ पर, और ये इससे पीछे जो सी आपकी फिजिकल केबल है, यहाँ से केबल निकली हुई, यहाँ से केबल निकली हुई। ठीक है, अब ये सेफ मैंने कहा यहाँ पे पीसी ए पड़ा हुआ था और यहाँ पे पीसी बी पड़ा हुआ था। पीसी ए ने पैकेट भेजा, वो पैकेट आपकी इनग्रेस क्यू में चला गया। हर पोर्ट के पीछे समझ लो एक छोटा सा बफर टाइप की चीज पड़ी हुई है, क्यू पड़ी हुई है। ठीक है, उस क्यू में पैकेट्स लगे हुए हैं। अगर आपके पास स्विच के पास कोई 20-25 पैकेट आए हुए तो वो यूं क्यू में पड़े हुए। जिस तरह उस पैकेट की बारी आएगी वो देखेगा, उसे चेक करेगा सिक्योरिटी ACL इनबाउंड एंड आउटबाउंड, कि इस पोर्ट के ऊपर हमने कोई एक्सेस कंट्रोल लिस्ट तो नहीं लगाई हुई। अगर लगाई हुई है तो उसको प्रोसेस करेगा और उसको प्रोसेस करके देखेगा परमिट या डिनाई है या नहीं। अगर डिनाई होगा तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। और अगर हमने QoS क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्लीमेंट की हुई है, फॉर एग्जांपल हमने कहा जी जो पैकेट काशिफ के पीसी से आ रहा है या पीसी ए से आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रायोरिटाइज कर दिया जाए, यानी वो आके अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है पैकेट। ठीक है, तो उसको प्रायोरिटाइज कर दिया जाए, उसको पहले प्रोसेस किया जाए। ठीक है,
हम यूं करते हैं जब हमारे पास अपने नेटवर्क के अंदर वॉइस की ट्रैफिक हो या हमारे कंपनी के सीईओ को की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें चेयरमैन या उसके पीसीज की बड़ी प्रायोरिटाइजेशन देनी पड़ती है। एनीवे, वन ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये दोनों ACL और QoS हो जाती है तो उसके बाद तीसरा जो चेक होता है इस कॉल्ड लेयर टू फॉरवर्डिंग टेबल, कि फॉरवर्ड होना है या नहीं, लेयर टू फॉरवर्डिंग करनी है या नहीं, ठीक है। तो हमारा वो कैम टेबल, जिसे अभी मैं कैम टेबल और टी कैम के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होती है, ठीक है। कैम टेबल जिसमें आपका मैक टेबल पड़ा हुआ होता है, L2 फॉरवर्डिंग टेबल, उसको चेक करता है और उसको ईग्रेस इंटरफेस की क्यू में भेज देता है, और जिस तरह ईग्रेस इंटरफेस की क्यू में जाता है तो वो बी के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे उसे कैम टेबल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो अपने पोर्ट के स्विच के अंदर जितनी पोर्ट्स होती हैं सबकी ईग्रेस क्यू में फेंक देगा और वो सारी की सारी उसे ब्रॉडकास्ट कर देंगे, ठीक है। इट्स अ सिंपल स्विच फंक्शनैलिटी। अच्छा अच्छा, अब ये जो स्लाइड है इज ऑल अबाउट 3 फंडामेंटल डिसीजन। जब हमारे पास कोई पैकेट स्विच के पास पहुंचता है तो वो 3 बेसिक डिसीजन करता है। लेवल 2 फॉरवर्डिंग टेबल, जिसे हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं, कैम, ठीक है। और उसके अंदर जो सा है वो देखता है कि मैक एड्रेस जो सा है वो कंपेयर कर सकता है या नहीं, फुल मैक एड्रेस कंपेयर करता है। अगर फुल मैक एड्रेस कंपेयर हो जाता है, से फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, :1:1:1, ठीक है, मैं पूरा मैक एड्रेस नहीं लिख रहा, तो उसको कंपेयर करता है पूरे का पूरा मैक एड्रेस। अगर कंपेयर करता है तो वो उसे देखता है पोर्ट नंबर FA0/1 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो उस पैकेट को FA0/1 के ऊपर भेज देता है। सिक्योरिटी ACL, अगर हमने कोई सिक्योरिटी ACL लगाई हुई है, से स्विच है, इस पोर्ट के ऊपर हमने कोई ACL लगाई हुई है, या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ACL लगाई, कॉस ACL लगाई हुई है, कि हम क्लासीफाई कर रहे हैं ट्रैफिक को, तो वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है। मगर आप देख रहे हैं कि ये दो फंक्शन जो से हैं, सिक्योरिटी ACL और QoS का, ये TCAM के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। TCAM टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। टर्नरी से मुराद यानी इसके अंदर 3 पैरामीटर्स यूज होते हैं, ठीक है। कैम टेबल है, कैम टेबल के अंदर क्या हो रहा होता है, 0 and 1, ठीक है। अगर ये सारे के सारे मैच करेंगे तो मैं अलाउ करूंगा, अगर ये मैच नहीं करेंगे तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, दैट्स इट, ऑन एंड ऑफ। TCAM के अंदर एक और फंक्शन होता है 0, 1 एंड डोंट केयर। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा AA:1:1:1, मैंने कहा अगर किसी पैकेट का ए मैच हो रहा है और इनको डोंट केयर कर तो इन पे फंक्शन परफॉर्म कर दो। मगर हमारा मैक टेबल अनफॉर्चुनेटली ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा मैक एड्रेस कहाँ है। तो नॉर्मली ये टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी जो सी है यूज हो रही होती है ACLs को कंपेयर करने के लिए या QoS को कंपेयर करने के लिए। से फॉर एग्जांपल मैंने ACL लिखी कि 10.x.y.z, तो ये तो डोंट केयर फंक्शंस हो गए। मैंने कहा सिर्फ 10 को कंपेयर करें, तो जिस तरह किसी पैकेट के डेस्टिनेशन में 10 का एड्रेस आया, डेस्टिनेशन नेटवर्क के अंदर 10 का नेटवर्क आएगा, वो स्ट्रेट अवे उसको अलाउ कर देगा, ठीक है, क्योंकि बाकी डोंट केयर फंक्शंस है। ये TCAM का फंक्शनैलिटी है। TCAM नॉर्मली इज अ सेपरेट फॉर्म ऑफ कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, और ये फास्टर सर्चिंग के लिए परफॉर्म हो रही होती है, और ये रफली मेरे ख्याल में 15 वॉट लेती है पर 1 सर्च का, ठीक है। मगर ये जो डिसीजन होते हैं लेयर 2 फॉरवर्डिंग का, सिक्योरिटी ACL का और QoS का, ये जो अभी आपको याद होगा, ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। एक्चुअली ये सारे फंक्शन जो से ये साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट पोर्शन जो से स्विच हार्डवेयर के, वो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इसकी एक लॉजिकल डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है, कि एक पैकेट जो सा ये सॉर्ट ऑफ, नहीं मैंने डायग्राम गलत कर दी है, ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा सा होगा, ठीक है। यहाँ पे लेयर 2 फंक्शनैलिटी, यहाँ पे ACL और यहाँ पे QoS। ये पैकेट आपका आया, ठीक है, ये पैकेट आया, ये आपका साइमल्टेनियसली इन तीनों जगह एक्शन परफॉर्म करेगा, और उसके बाद में जो रिजल्ट होगा वो रिजल्टेंट स्पेसिफिक पोर्ट के पास ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे लिहाज से ये कोई साइंटिफिक डायग्राम नहीं है, इसको साइंटिफिक ना समझ लेना गलती से, ठीक है। ये पैकेट आया, उस पर साइमल्टेनियसली ये तीनों एक्शन परफॉर्म हुए, और उसने देखा कि कहाँ पे जाना है, ACL अलाउ करती है, QoS तो नहीं लगानी, और ठीक है, हमें पता चला जी पोर्ट नंबर 10 के पास जाना है, पोर्ट नंबर 10 के पास फॉरवर्ड कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। मगर दीज डिसीजन आर मेड साइमल्टेनियसली बट इंडिपेंडेंट पोर्शन ऑफ स्विचिंग हार्डवेयर के सेपरेट पोर्शन इसको डील कर रहे होते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं स्विचिंग पोर्शंस की बात करूं तो मैं एक्चुअली A6 की बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स,
अच्छा, ये एग्जांपल है तो इसलिए इसको इरेज कर। अच्छा, मल्टी लेयर एमएलएस, मल्टी लेयर स्विचेस, ठीक है। हमारे पास सिस्को के अंदर मल्टी लेयर स्विचेस हैं, ठीक है। हमने कहा हमारे पास एक L2 स्विच है और एक L3 फंक्शनैलिटी है, ठीक है। L3 L4 कभी कुछ लोग कहते हैं मल्टी लेयर स्विचेस। से फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 3550 है, 3550 का तो अब ज़माना ख़त्म हो गया, अब हमें एडवांस स्विचेस की बात करनी है, मगर अभी हम नहीं करेंगे, वो थोड़ा आगे जाके। तो ये जो हमारे पास ये जो स्विचेस हैं ये लेयर 2 फंक्शन है, हम इसके अंदर लेयर 3 इंटरफेस नहीं बना सकते। तो हमने क्या किया, हम क्या करते थे, इसके साथ हम एक डायग्राम बनाते थे जो पिछले CCNA का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, इज कॉल्ड राउटर ऑन अ स्टिक, जो कि अब CCNA बिल्कुल डिस्कस भी नहीं करता क्योंकि राउटर ऑन अ स्टिक की अपनी लिमिटेशंस आ गई हैं, ठीक है। तो सबसे मल्टी लेयर स्विचिंग के दो टाइप्स थी, एक राउट कैशिंग थी और एक टोपोलॉजी बेस्ड थी, ठीक है। ये राउट कैशिंग इज द ओल्डर प्रोसीजर्स, बल्कि अब सिस्को इनको यूज भी नहीं करता, ठीक है। इज कॉल्ड अ राउट रिक्वायरिंग अ राउट प्रोसेसर एंड स्विचिंग इंजन। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्विच है, ठीक है, और स्विच के पास एक पैकेट आया, ये माइंड दैट ये मल्टी लेयर स्विच की बात कर रहे हैं। मल्टी लेयर स्विच कौन सा होता है, जो लेयर 3 फंक्शनलिटी भी परफॉर्म कर रहा है। अब हम बड़े स्विचेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टी लेयर स्विच पे लेयर 3 फंक्शनलिटी अब यानी ये IP एड्रेस का पैकेट भी खोल के देख सकता है और ये मोर एफिशिएंट डिसीजन कर सकता है, ठीक है। मल्टी लेयर स्विचिंग की दो टाइप्स है, एक राउट कैशिंग और एक टोपोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। ये सेकंड जनरेशन जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन क्या, जो सिस्को iOS सब सपोर्ट नहीं करते, इज कॉल्ड रिक्वायरिंग अ राउट प्रोसेसर। राउट प्रोसेसर के पास ट्रैफिक आती है, पैकेट आता है, राउट प्रोसेसर अब क्या करेगा, मैक एड्रेस देखेगा नहीं। हम क्या किस स्विचिंग की बात कर रहे हैं, अब हम लेयर 3 स्विचिंग की बात कर रहे हैं। अब हमारे स्विच एडवांस हो गए, अब हमारे पास स्विचिंग टेक्नोलॉजी बेहतर आ गई, अब हम राउटर ऑन अ स्टिक को हेट करते हैं। अब कोई, हाँ क्वाइट पॉसिबल हमें कोई नेटवर्क इंजीनियर मिले जिसे राउटर ऑन अ स्टिक का पता भी ना हो। मेरे ख्याल में 1-2 साल के बाद आप किसी नेटवर्क इंजीनियर से पूछेंगे डू यू नो एनीथिंग अबाउट राउटर ऑन अ स्टिक, जो नया CCNA होगा, वो कहेगा नहीं आई नो अबाउट IPv6 दो, ठीक है। तो वो राउटर ऑन अ स्टिक टेक्नोलॉजी अब ऑब्सलीट होगी, अब कहीं पे डिप्लॉयमेंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस इतनी है। और अब हमारे पास 3560s के अंदर लेयर 3 कैपेबिलिटी आ गई, व्हाई वी केयर अबाउट पुटिंग अ राउटर देयर, हम कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो रिक्वायरिंग अ राउट प्रोसेसर की जरूरत है। राउट प्रोसेसर के पास पैकेट आता है, ठीक है, वो पैकेट खोल के देखता है, वो देखता है अच्छा ये जो स्पेसिफिक पैकेट है इसके जो डेस्टिनेशन फॉरवर्डिंग पोर्ट है वो यहाँ पर जाना है, से मैंने कहा पोर्ट 3 के ऊपर, ठीक है। वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर देता है और स्विचिंग इंजन उस इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लेता है और उसके बाद जितने पैकेट इसके पास से आते हैं वो सारे के सारे स्ट्रेट अवे उठा के यहाँ फेंकता रहता है पोर्ट नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। इस स्विच को, इसको कहते हैं राउट वंस एंड स्विच मैनी और नेट फ्लो स्विचेस भी अक्सर कहते हैं, ठीक है। और SE जो स्विचिंग इंजन होता है वो उस एंट्री को जो ये आ रही है, से फॉर एग्जांपल कहता है कि P1 से जो भी पैकेट आ रहा है उसे P3 की तरफ भेज दो, तो वो MLS कैश कहलाती है, ठीक है। उसके अंदर एंट्री डाल लेता है और वो ट्रैफिक की डाइवर्ट होती रहती है। अब अगर P3 यहाँ से मूव होकर थोड़ी देर बाद ये बंदा से फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप पे बैठा हुआ था, इसने अपना लैपटॉप अनप्लग किया, थोड़ी देर बाद जाके इस पोर्ट पे कनेक्ट हो गया, तो थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्शन होगी, पैकेट्स कुछ ड्रॉप होंगे, उसके बाद वो फिर दोबारा उसको फाइंड आउट कर लेगा। उसमें फिर स्टेल रैकेट की फंक्शनैलिटी थी, ठीक है। तो ये थी ओल्डर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब आगे हमारे पास सेकंड जनरेशन विच इज कॉल्ड टोपोलॉजी बेस्ड स्विच है, ठीक है। लुकअप इन हार्डवेयर के अंदर लुकअप करता है और ये मोस्टली जो सा फंक्शनैलिटी है ये परफॉर्म होती है हार्डवेयर बेस्ड के ऊपर, ठीक है, हार्डवेयर मॉडल के ऊपर, ठीक है। इस मॉडल को, ठीक है, कहलाता है, ये टाइप ऑफ फॉरवर्डिंग इज कॉल्ड सेफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। ये एक्चुअली क्या करता है, ये एक फॉरवर्डिंग टेबल बना लेता है, ठीक है। ये तो हमारा जिस लेयर 3 राउटिंग टेबल है, यहाँ पे एक अपने पास एक टेबल बना लेता है FIB, फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस, मगर ये टेबल जो सा है ये हार्डवेयर लेवल पे बना होता है। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ASIC में बना हुआ होता है और ये अपने लेयर 3 की तमाम इंफॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेता है, ठीक है। और इसी तरह एक एडजेसेंसी टेबल भी रख लेता है अपने पास। ये कुछ मैं ना जंप मार के ना आपके 11 चैप्टर के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका सेफ जो है ना फर्दर डिटेल के अंदर आपके पास 11 चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सेफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। दिस इज हाउ द स्विच वर्क्स, कि जब आपका स्विच जो सा है स्विचिंग डिसीजन कर रहा है हार्डवेयर लेवल पे, तो वो ऑलमोस्ट कितनी स्पीड मीट करेगा, वो लाइन स्पीड ही मीट करेगा। अगर मेरे पास 100 Mbps की लाइन स्पीड है तो ये 100 Mbps में ये डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ठीक है। तो किसी वजह से यहाँ पे डिलेज नहीं आएंगे, ठीक है। दैट इज अ फास्टर
स्विचिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आपके जो स्विचेस होते हैं उनके अंदर सेफ एनेबल हुआ होता है, ठीक है। अगर आपने सेफ एनेबल करना IPCEF की कमांड दे देंगे। अच्छा, अब कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं जिन्हें सेफ फॉरवर्ड नहीं कर सकता। ये मैंने जो है ना बहुत हल्की घटिया किस्म की डायग्राम बनाई हुई है। मैंने इसको अभी इसकी फर्दर डिटेल में फिब के अंदर एडजेसेंसी टेबल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पढ़ा दूंगा और अभी हमने स्विचिंग शुरू की है तो मैं नहीं चाहता स्विचिंग शुरू करते साथ ही आप लोग भाग जाएं, ठीक है। सम पैकेट दैट आर नॉट प्रोसेस बाय सेफ, बहुत सारे ऐसे पैकेट्स होते हैं जो प्रोसेस नहीं होते सेफ में, ठीक है। वो क्या होते हैं? आर्प रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट नहीं फॉरवर्ड प्रोसेस होगी, वो उसके लिए आपकी ये रिक्वेस्ट आपके स्विच के प्रोसेसर के पास आएगी, स्विच का प्रोसेसर अपने साइकिल्स यूज करके उसका डिसीजन मेकिंग करेगा। और अगर कोई ऐसा पैकेट आ गया जिसका MTU साइज बहुत बड़ा था या TTL एक्सपायर हुआ हुआ है, तो वो फॉरवर्डिंग टेबल उस पैकेट पे डिसीजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि से फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कहता हूं कि ये जो स्विच है हमारा एक रेस्ट एरिया है मोटरवे के ऊपर, तो अगर जिस तरह कोई बंदा रेस्ट एरिया के अंदर आता है हम उसको सीधा रास्ता दिखा के वापस मोटरवे चढ़ा देते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये मोटरवे है, ठीक है। तो एक कार आई यहाँ पे, उसको रिफ्रेश किया, स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रोसीजर अप्लाई किया और उसको मोटरवे पे भेज दिया। अब अगर एक कार आई जो पंचर हुई हुई है, ठीक है, जिसका MTU बड़ा है या TTL एक्सपायर हो गया या उसको कोई और प्रोसेसिंग चाहिए, तो हम उसको स्ट्रेट अवे मोटरवे पे नहीं चढ़ाएंगे। अब उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग साइकिल्स यूज करेंगे, हमारा CPU का प्रोसेसर उसको फिक्स करेगा और फिर उसको वापस मोटरवे पे भेजेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिले भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सेफ के जरिए से प्रोसेस नहीं हो रही, वो स्ट्रेट अवे वापस आ रही है। तो मैंने क्या बताया, आर्प रिक्वेस्ट को सेफ प्रोसेस नहीं करता, MTU TTLs को सेफ प्रोसेस नहीं करता। IP हेल्पर की कमांड जिसमें आपका स्विच एज अ DHCP रिले एजेंट बना हुआ है कि आपकी ब्रॉडकास्ट लेता है और आपको फिर यूनिकास्ट से DHCP से IP एड्रेस ला के देता है, इट्स अ सेपरेट प्रोसेसिंग, वो सेफ सपोर्ट नहीं करता उसको, ठीक है। वो ये इसका ये मतलब नहीं आपने सेफ एनेबल किया तो ये काम नहीं होंगे, वो सेफ वाली पाइपलाइन में नहीं जाएंगे, उसके लिए आपके स्विच को अपने साइकिल्स यूज करने पड़ेंगे, स्विच का प्रोसेसर उसको डील करेगा, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल अपडेट्स को सेफ डील नहीं करेगा, नेट को डील नहीं करता, इंक्रिप्शन कोई करनी है, इंक्रिप्शन के काम कोई परफॉर्म करने हैं वो डील नहीं करेगा, ठीक हो क्या। आगे चलते हैं। टेबल्स इन स्विचिंग, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जिस तरह मैंने अभी आपको लैब में ऑलरेडी छोटी सी पैकेट ट्रेसर की लैब में दिखा दिया कि मैक एड्रेसेस मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। 300 सेकंड्स का टाइमर है, अगर आपने टाइमर चेंज करना है तो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम और इसकी जगह 5000 सेकंड्स कर दें। तो जिस तरह अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हमें ये लैब के किए हुए 300 सेकंड्स हो चुके हैं तो मेरा दोबारा मैक टेबल जो है एम्प्टी होगा, सो मैक एड्रेस टेबल एम्प्टी हो गया, ठीक है, क्योंकि 300 सेकंड्स हो गए। इसमें मैक एंट्री लाने का तरीका क्या है, मैं पिंग करूंगा किसी भी IP एड्रेस को तो रिफ्रेश हो जाएगा 1.1.1 वाला, ठीक है, आपके पास एंट्री आ गई मैक एड्रेस की। अगर आप इसको चेंज कर रहा है मैक एड्रेस डैश टेबल एजिंग टाइम सेकंड। अच्छा, इधर एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता चलूं कि आपके पास कुछ स्विचेस होंगे जिनमें मैक डैश एड्रेस डैश टेबल चल रही होगी कमांड, किसी में मैक स्पेस एड्रेस डैश टेबल चल रही होगी। ये ना सिस्को का 12.111 आई थिंक कोई iOS का वर्जन है, उससे जो पुराने वर्जन है मेरे ख्याल में वो मैक डैश एड्रेस डैश टेबल लेते हैं, और जो इतने तमाम नए वर्जन हैं वो मैक स्पेस एड्रेस डैश टेबल है। अगर आपको एग्जाम के अंदर कोई ऐसी लैब करनी पड़े तो मेक श्योर कर लेना कि अगर आप मैक डैश एड्रेस डैश टेबल कर रहे हैं और आपको कमांड नहीं मिल रही तो मैक स्पेस एड्रेस डैश टेबल कर लीजिएगा, ठीक है। ये सिस्को के अपने ही एक फनकारी है, बहरहाल दे फिक्स्ड इट बाय नाउ, मगर जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें चल रहा है मोस्टली ये प्रॉब्लम आता है। 6500 के अंदर मुझे बहुत आता था। अच्छा, अगर आप चाहते हो, ये आपका स्विच है और इसके अंदर ये एक पोर्ट है, ये पोर्ट नंबर 1 है, ये पोर्ट नंबर 2 है, ये पोर्ट नंबर 3 है, ये पोर्ट नंबर 4 है, 4 यूजर्स हैं। मैं चाहता हूं, कभी कभी आपके पास ऐसा फंक्शनैलिटी आ जाती है कि पोर्ट नंबर 4 के पास कोई एक ऐसी डिवाइस बनी हुई है जिसकी आप मैक इंफॉर्मेशन मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक मैक एंट्री। तो मैक डैश एड्रेस डैश टेबल स्टैटिक मैक एड्रेस डाल दो, वीलन आईडी डाल दो, ठीक है, केस वीलन, और उसके आगे पोर्ट आईडी भी डालनी पड़ती है, तो वो उस पोर्ट की तरफ फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो ये मैक एड्रेस टेबल की स्टैटिक एंट्री है। अगर मैं आपको वापस स्विच के अंदर जाऊं तो ये देखो, ये डायनेमिक एंट्री है। अगर आपने स्टैटिक एंट्री डालनी तो क्या करेंगे आप, मैक एड्रेस टेबल से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, मेरे ख्याल में सपोर्टेड होनी चाहिए config मैक स्पेस एड्रेस डैश टेबल, ठीक है, स्टैटिक। अब 48 बिट मैक एड्रेस, 48 बिट मैक एड्रेस डालते हैं, 111
1.2222.3333, ठीक है। आगे VLAN 1 क्वेश्चन मार्क इंटरफेस बोलो FA0/1, ठीक है। अब ये एंट्री स्टैटिक डल गई। अब मैं शो मैक एड्रेस टेबल दिखाऊँ आपको, शो मैक स्पेस एड्रेस टेबल, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा पैकेट जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये हो या ये हो, तो वो पैकेट कहाँ ट्रांसफर होगा? FA0/1 के पास। अच्छा, इधर आके ना जो आपने एक हैकर्स जो टेक्निक यूज करते हैं, डॉजी टेक्निक इज आर पॉइजनिंग या मैक पॉइजनिंग, ठीक है। कैम टेबल पॉइजनिंग भी उसे कहते हैं, ठीक है। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी पॉइजनिंग। वो क्या करते हैं, हैकर क्या करता है, मैक टेबल के अंदर एक्सेस ले लेता है। अगर किसी हैकर के पास कोई स्विच की एक्सेस मिल गई है, किसी स्विच के अंदर चला गया है, ठीक है, और स्विच के ऊपर 1 2 3 4 5 6 पोर्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और हर इस स्विच की तमाम एंट्रीज इसके पास मैक टेबल में एंट्रीज पड़ी हुई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज पड़ी हुई है। अब हैकर जो है वो पोर्ट नंबर 6 के ऊपर बैठ गया, ठीक है। ये हैकर आ गया, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने कहा पोर्ट नंबर 6 के पास, पोर्ट नंबर 6 अब मैक पॉइजन कर रहा है ना उसका, कि मैक 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे मैक एड्रेसेस पोर्ट नंबर 6 के पास भी हैं, ठीक हो गया। जिस तरह हमने यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 के ऊपर 2 मैक एड्रेसेस रजिस्टर कर दिए। वो क्या करता है, वो इस स्विच के मैक टेबल के अंदर जितने मैक एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे स्विच को बताता है स्टैटिक मैक की कमांड से। चलो फॉर एग्जांपल उसने स्टैटिक मैक की कमांड से बता दिया, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, और उसने पॉइजन करना शुरू कर दिया। अब स्विच क्या करता है, एक पैकेट 1 से लेके 5 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो स्विच जिस तरह अपने मैक टेबल में देखता है तो वो कहता है ये जो 5 का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है 1111:22 ये 5 का मैक एड्रेस है। तो जिस तरह वो अपने मैक टेबल में देखता है, वो देखता है कि ये जो मैक एड्रेस है ये पोर्ट नंबर 5 पे भी है, पोर्ट नंबर 6 पे भी है। स्विच 5 पे भी भेज देगा और उसकी कॉपी 6 पे भी भेज देगा। तो इस हैकर ने अपना लैपटॉप खोला हुआ है, जिसमें स्निफिंग टूल चला रहा है, तो उसके पास वो सारे पैकेट्स जा रहे होंगे जो 5 के पास जा रहे होंगे, ठीक है। उनकी एक एक कॉपी आती जाएगी। अगर 5 की कोई ऐसे पेज के ऊपर HTTP यूज कर रहा होगा या टेलनेट यूज कर रहा होगा, तो हैकर के लिए पासवर्ड निकालना इज नॉट अ बिग डील, ठीक हो गया। सो दिस ये मैक टेबल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसको सिक्योर कैसे किया जाता है, वी विल डिस्कस इट इन फर्दर डिटेल। मेरे ख्याल में वो CCSP के टॉपिक्स में है, आर पॉइजनिंग्स वगैरह को किस तरह ब्लॉक किया जाता है और कुछ मैक एड्रेसेस को रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ये मैक टेबल्स, मैक की इंफॉर्मेशन आपके कैम टेबल में पड़ी होती है, ठीक है, जिसमें हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है। अगर एक पैकेट आया और उसने उसे एग्जैक्ट मैच चाहिए था 111122223333, और अगर उसे वो मैच नहीं मिलता तो वो क्या करता है, वो यूनिकास्ट फ्लडिंग यानी ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक हो गया। टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी में हमें 0 और 1 तो मैच करने होते हैं, मगर हमारे पास डोंट केयर फंक्शन भी होता है, जिसके लिए हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फीचर्स को मैच करवाते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि अगर 1111 हो किसी पैकेट के आईपी एड्रेस के अंदर, ठीक है, 111 आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, मैंने कहा 10.10.x.y, x.y वेरिएबल्स हैं, डोंट केयर फंक्शन है। सो 10.1 जिस आईपी एड्रेस के साथ हो उस पर ये फंक्शन परफॉर्म कर दो। सो वो चीजें, वो इंफॉर्मेशन सेव हो रही होती है। टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी ये बहुत फास्टर मेमोरी है, ये आपकी रैम से भी ज्यादा फास्टर होती है, ठीक है। ये कैम और ये टैम जो सी हैं ये 2 फास्टर एक्सेसिबल मेमोरीज हैं, मगर अगर हम यही वाला फंक्शन कैम से करवा रहे हों तो हमें बहुत ज्यादा लोड पड़ जाए, ठीक है। उसकी वजह यह कि ये पूरे का पूरा फंक्शन पूरे का पूरा मैच करता है। सो अगर मैंने एक ACL के जरिए 100 आईपी एड्रेसेस मैच करवाए हैं, ठीक है, आईपीस मैच करवाए हैं, तो मुझे कैम के अंदर उसके 100 आईपी एड्रेसेस लिखने पड़ेंगे ताकि मैं उन्हें मैच कर सकूं, ठीक है। इट्स अ हार्डर सर्च। अगर TCAM आ गई हमारे पास तो हमने डोंट केयर फंक्शंस डाल दिए, मैंने 100 आईपी एड्रेसेस को सिर्फ एक लाइन में कंपेयर करवा दिया, ठीक है। TCAM के अंदर 2 छोटे फंक्शंस होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स हैं, मगर इट्स बेटर टू डिस्कस इट। फीचर मैनेजर FM कंपाइल करता है मर्ज द ACL इनटू एंट्रीज इनटू TCAM, कि अगर आप ACL लिखते हो, एक्सेस कंट्रोल एंट्री लिखते हो, ठीक है, आई होप आपने CCNA पढ़ा हुआ है तो यू नो अबाउट दैट।
ठीक है, तो वो टी कैम के अंदर रख देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि अगर आपको कोई कहे कि यार ये टी कैम खोल के दिखा दो मुझे, ठीक है, तो 6500 और 4500 ये सारी स्विचेस के अंदर ये टी कैम इज सेल्फ एडजस्टेबल, तो आप इसको खोल के नहीं दिखा सकते कि भाई यार ये टी कैम है। स्विच डेटाबेस मैनेजर क्या करता है, पार्टीशन कर देता है टी कैम को, ठीक है, इनटू डिफरेंट एरिया ऑफ फंक्शंस। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये जी टी कैम का आधा पोर्शन जो है वो ACL के लिए यूज हो रहा है और आधा पोर्शन QoS के लिए यूज हो रहा है, मगर ये बड़े स्विचेस के अंदर आप ये फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं कर सकते, SDM वाला फंक्शन भी नहीं परफॉर्म करते, ये खुद ही एडजस्टेड होता है। सिर्फ एक तरीके से आपको पता चलता है कि टी कैम में मसला आ रहा है कि अगर आपके पास इतनी सी टी कैम मेमोरी है, टी कैम की मेमोरी है ना, एड्रेसेबल मेमोरी है, ठीक है, और अगर आपने एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज इतनी लिख दी कि ये ओवरफ्लो होने लगी, ठीक है, तो आपको सिज लॉग के अंदर एक मैसेज आएगा टी कैम ओवरफ्लो, तो उससे आपको पता चल जाएगा यार ये आपकी जो ACL एंट्री है स्विच की टी कैम मेमोरी से बड़ी हो गई है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दैट इज ऑल जो हमने डिस्कस करना था। अच्छा, मुझे अभी एकदम ज़हन में आया कि मैंने यहाँ पे कहीं पे पॉइंट लिखा हुआ था कि वो मैक एड्रेस और आर्क टेबल। ठीक है, अगर आपके पास एक कोर स्विच है, ठीक है, मैंने कहा ये आपका कोर स्विच है और इसके साथ आपके पास 3 स्विचेस लगे हुए हैं और हर स्विच के ऊपर 100 पोर्ट्स हैं। ठीक है, 100 पोर्ट में से एक के ऊपर एक पीसी लगा हुआ है और आपका टेक सपोर्ट वाला बंदा कहता है यार ये पीसी मुझे मिल नहीं रहा, मुझे इतना पता है ये पीसी इधर है, और जब मैं 100 पोर्ट वाले स्विच में जाता हूँ तो मुझे कोई पोर्ट नहीं नजर आती। ठीक है, आप उससे IP एड्रेस लेते हो, आप पिंग करते हो, पिंग हो जाता है, तो आप क्या करते हो, आप इस कोर के अंदर जाते हो, शो आर्क, ठीक है, पाइप साइन, ठीक है, इंक्लूड और IP एड्रेस 10.1.1.1 जो इस पीसी का IP एड्रेस है इसका, आपको उसके अगेंस्ट क्या मिल जाता है, मैक एड्रेस मिल जाता है। आप इसी स्विच में बैठ के जब मैक एड्रेस की क्यूरी करते हो, शो मैक, और आगे ये मैक एड्रेस देते हो, तो ये आपका स्विच बताता है कि मुझे ये मैक एड्रेस इस पोर्ट से मिल रहा है, जबकि ये पोर्ट तो ट्रंक पोर्ट है। तो आप जब भी इस पोर्ट से मिलेगा, से फॉर एग्जांपल आपको कहा GI0/1 से मिल रहा है, तो आप GI0/1 को देखोगे ये किधर जा रही है, आपको पता चलेगा ये जी ये स्विच A पे जा रही है। फिर आप स्विच A पे लॉगिन होगे और उसके मैक टेबल में जब ये एंट्री सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा पोर्ट नंबर 20 पे है, तो आपको पोर्ट नंबर 20 मिल जाएगी। आप इस स्विच पे पोर्ट नंबर 20 शट डाउन करोगे, पिंग ड्रॉप हो रहा होगा, फिर स्विच ऑन करोगे, पोर्ट नंबर 20 अप हो जाएगी। आप उसे कॉल करके बताओगे कि ये जो स्विच A है इसकी पोर्ट नंबर 20 पे लगाओ, बजाय इसके कि वो उसे वो तमाम केबलिंग मैस से वो केबल ट्रेस करनी पड़े, या आप पॉसिबिलिटी है आपके पास इतने पुराने पैच पैनल हो जिसमें पैच पैनल लेबल्स ही उतर गए हैं, तो आपको ये चीज हेल्प आउट कर सकती है। दिस इज द वे अराउंड, ठीक है, वर्क अराउंड है, मगर इट्स नॉट अ साइन ऑफ अ वेरी हेल्दी नेटवर्क, ट्रस्ट मी। अगर आपके नेटवर्क में ऐसे ऐसे मसले हैं तो आपको ये सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे एज सुन एज पॉसिबल। ठीक हो गया। तो आज हमने मेनली क्या पढ़ा कि हमारा स्विच बेसिकली फंक्शन कैसे करता है, उसके पास पैकेट आता है। फिर हमने देखा लेयर 3 स्विचेस के अंदर फिर हमने देखा कि वो मेनली सेफ को यूज करते हैं हम लेयर 3 स्विचेस में, और अगर हमारा सेफ कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन कौन से नहीं करता। फिर कैम और टी कैम मेमोरीज देखी हैं कि मेमोरीज क्या होती हैं, मैक एड्रेस टेबल देखा है, आर्क देखा है, और एक छोटी सी मैंने आपको ट्रिक बताई। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर इतना कुछ चाहिए। खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।